गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने अननोन रेजिस्टेंस एस के लिए फॉर्मूला ओम्स लॉ के बेस पर डेराइव भी कर लिया था। एस इजिकल टू हमें मिला था एस इजिकल टू क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई आर। तो वो फॉर्मूला हमने डेराइव किया था ओम्स लॉ के बेस पे, ओम्स लॉ को यूज में लेते हुए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से एस के लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे, लेकिन वो किरचॉफ्स लॉ के बेस पे डेरिवेशन होगा। किरचॉफ्स लॉ के बेस पे डेराइव करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने यहाँ एक बात नहीं बताई थी। ये वाली जो आर्म है जिसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर एंड की K2 कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। और ये वाली जो आर्म है, कौन सी, AC आर्म जो है, जो हमने यहाँ नहीं दिखाकर बाहर की ओर दिखा रखी है, ये वाली जो AC आर्म है इसको हम बोलते हैं बैटरी आर्म, जिसमें ये बैटरी एंड की K1 कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं हम बैटरी आर्म। और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाता है, इट मीन्स गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो होनी बंद हो जाती है, IG इजिकल टू ज़ीरो हो जाता है। IG गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट को बोल रहा हूँ मैं। तो IG जब ज़ीरो हो जाता है, उस केस में अगर हम ये वाली जो आर्म है, BD आर्म है, उसको रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें AC आर्म से, तो ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स ब्रिज पहले भी बैलेंस्ड कंडीशन में ही था, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी ब्रिज बैलेंस कंडीशन में ही होगा। इट मीन्स BD के प्लेस पे, इट मीन्स पॉइंट्स B एंड D के बीच में मैं सेल एंड K1 कनेक्ट कर दूं, एंड A व C के बीच में गैल्वेनोमीटर एंड K2 कनेक्ट कर दूं। क्लियर है बात? इंटरचेंज करने का मतलब BD जो है उसमें जो कनेक्टेड है, BD में जो कनेक्टेड है G एंड K2, उसको AC के बीच कनेक्ट कर दूं। AC के बीच जो कनेक्टेड है बैटरी एंड K1, उसको BD के बीच कनेक्ट कर दूं। इट मीन्स BD आर्म एंड AC आर्म को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरचेंज करने से पहले अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, तो इंटरचेंज करने के बाद भी ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में ही होगा। क्लियर है? बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, इन दोनों आर्म्स को इंटरचेंज कर दिया गया तो ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्रिज पहले भी बैलेंस कंडीशन में ही था, अब भी ब्रिज बैलेंस कंडीशन में ही होगा। क्लियर है? तो देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक बात कर ली थी, ये फॉर्मूला हमें मिल गया था P अपॉन क्यू इजिकल टू R अपॉन एस के लिए हमने ये बता दिया था S इजिकल टू क्यू अपॉन P मल्टीप्लाई बाई R। क्लियर है? इस फॉर्मूले को हम बोल रहे थे बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज। तो ये जो बैलेंसिंग कंडीशन हमने निकाली थी वो ओम्स लॉ के बेस पे निकाली थी। देखिए, हमने यहाँ ओम्स लॉ के बेस पे ये I1 क्यू लिखा है, ओम्स लॉ के बेस पे ये I2 S लिखा है। क्लियर है? ये I1P I2 R भी हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही बताए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बैलेंसिंग कंडीशन के लिए फिर से फॉर्मूला डेराइव करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, लेकिन किरचॉफ्स लॉ को यूज में लेते हुए। क्लियर है? तो मैं ब्रिज की पहले बात कर चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में, इसलिए ब्रिज की डिटेल में बात नहीं करूँगा और न ही इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँगा। मैं KCL, वो जो KVL है, KVL किसी लूप में जब हम अप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस पर हमें प्लस माइनस बताना होता है पोटेंशियल ड्रॉप के लिए, उसकी बात करता हूँ यहाँ डायरेक्ट। देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है PQRS। क्लियर है? ये हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमने निकल कर आती हुई ली आई करंट इस जंक्शन ए पर आई, जंक्शन ए पर आकर उसको दो पाथ मिले, तो आई का कुछ पार्ट I1 इधर गया, रिमेनिंग पार्ट I2 इधर आ गया। क्लियर है? अब देखिए, इस रेजिस्टेंस P में करंट फ्लो हो रहा है A टू D, A से D की ओर करंट फ्लो हो रहा है, और इतना हम जानते हैं करंट फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉइंट होता है। इट मीन्स ये जो A एंड है इस रेजिस्टेंस का, P रेजिस्टेंस का जो A एंड है वो हाई पोटेंशियल पर है, और जो B पॉइंट है, B एंड जो है इस रेजिस्टेंस का, वो लो पोटेंशियल पे है। इसीलिए मैंने इधर प्लस लिख दिया, इधर माइनस लिख दिया। प्लस का मतलब यहाँ हाई पोटेंशियल से है, माइनस का मतलब यहाँ लो पोटेंशियल से है। क्लियर है बात? तो ये प्लस माइनस मैंने किसके लिए लिखा है? प्लस माइनस लिखा है इस रेजिस्टेंस में इस करंट फ्लो के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा? I1P होगा, I1P
पी होगा। तो I1 पी के लिए मैंने ये प्लस माइनस बताए हैं, पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बताए हैं। क्लियर है। इस वाली ब्रांच में बैलेंस कंडीशन में कोई करंट फ्लो होगी नहीं। तो इस गैल्वेनोमीटर की कोयल का जो रेजिस्टेंस होता है RG, गैल्वेनोमीटर के बारे में हम एक चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ हम बताएंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कोयल होती है, उस कोयल का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को हम RG बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कोयल। तो इस वाली ब्रांच में जब कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हम बताएंगे तो बताएंगे इसमें फ्लो होने वाली करंट मल्टीप्लाई बाई इसका रेजिस्टेंस, इसमें फ्लो होने वाली करंट जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई बाई इसका रेजिस्टेंस जीरो ही होगा, इसमें इस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा उस केस में। क्लियर है। इस पर पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, तो I2 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस R, ये हो गया I2R। इस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2R। उसके लिए हम साइन की बात करें तो देखिए करंट फ्लो हो रही है A to D, इट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसीलिए हमने यहाँ प्लस लिख दिया है हाई पोटेंशियल के लिए, यहाँ माइनस लिख दिया है लो पोटेंशियल के लिए। क्लियर बात। ऐसे ही I1 करंट इधर आएगी, देखिए ये I1 करंट P में से फ्लो होकर B पर पहुँची। अब B से हम बैलेंस कंडीशन में बता रहे हैं कि इधर तो करंट जाएगी नहीं, तो पूरी की पूरी I1 Q से फ्लो होते हुए C पर पहुँचेगी। तो I1 करंट फ्लो होगी Q में बैलेंस्ड कंडीशन में। अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं है ब्रिज, उस केस में तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का, करंट डिवाइड होगी और कुछ पार्ट इधर भी जाएगा, लेकिन हम यहाँ बैलेंस्ड कंडीशन की ही बात करके चल रहे हैं। इट मीन्स उस केस की बात करके चल रहे हैं जब VB इजिकल टू VD है, इट मीन्स डेल्टा VBD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड D, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड D इजिकल टू जीरो है। उस केस में इसमें करंट फ्लो होगा नहीं, IG इजिकल टू जीरो बताया हमने, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज़ ज़ीरो। तो उस केस में इधर करंट फ्लो होगा नहीं, तो जो करंट यहाँ से यहाँ पहुँची है वो पूरी की पूरी ही Q से फ्लो होते हुए C पर पहुँचेगी, I1Q। तो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1Q। तो इसके लिए हम पोटेंशियल ड्रॉप के साइन की बात करें तो देखिए करंट फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पॉइंट होता है, तो B पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, C पॉइंट लो पोटेंशियल पे है, तभी करंट फ्लो इधर हो सकता है। क्लियर है बात। तो यहाँ हमने प्लस बता दिया है, यहाँ माइनस बता दिया है, हाई पोटेंशियल के लिए प्लस, लो पोटेंशियल के लिए माइनस। क्लियर है। वैसे ही यहाँ बात करें तो देखिए ये वाली जो करंट इसमें से फ्लो होके R में से फ्लो होते हुए जो करंट I2 यहाँ पहुँची है D पॉइंट पर, वो भी पूरी की पूरी S में से फ्लो होते हुए C पर पहुँचेगी, क्योंकि इधर तो करंट जाएगी नहीं, क्योंकि हमने IG जीरो बता रखा है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है बैलेंस्ड कंडीशन में, हम बैलेंस्ड कंडीशन की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ डिवाइड नहीं होगी I2 करंट, तो पूरी की पूरी I2 S में से फ्लो होते हुए C पर पहुँचेगी। तो इस I2 करंट के कारण S रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2S। उसके साइन की हम बात करें तो देखिए करंट फ्लो D से C की ओर है, इट मीन्स हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड है, प्लस हाई पोटेंशियल के लिए माइनस लो पोटेंशियल के लिए। क्लियर है। तो यहाँ 4 रेजिस्टेंस है इस ब्रिज में, चारों रेजिस्टेंस पर मैंने पोटेंशियल ड्रॉप का साइन बता दिया है। क्लियर है बात। करंट फ्लो की डायरेक्शन के बेस पे ये साइन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि KVL जब हम अप्लाई करेंगे अभी लूप में, एक बार इस लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे और एक बार इस वाले लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप का साइन लेना होगा, विद साइन पोटेंशियल ड्रॉप को पुट करना होगा पोटेंशियल डिफरेंसेस के एल्जेब्रिक सम को जब हम जीरो करके बताएंगे। KVL यही बोलता है कि किसी लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होता है, तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंसेस और पोटेंशियल ड्रॉप्स का जब एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वहाँ हमें पोटेंशियल ड्रॉप को विद साइन पुट करना होगा। क्लियर है। इसलिए मैंने यहाँ साइन की बात की है। अब देखिए ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बता रखा है वो अकॉर्डिंग टू KCL बता रखा है। यहाँ से करंट आई, इसका कुछ पार्ट इधर गया कुछ पार्ट इधर गया, इट मीन्स I के 2 पार्ट हुए, तो इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर दें, I1 प्लस I2 कर दें तो I के इक्वल होगा इनकमिंग करंट इजिकल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, इट मीन्स I इजिकल टू I1 प्लस I2। ऐसे ही I1 इधर से फ्लो होते हुए यहाँ पहुँची, देखिए I1 यहाँ C पर पहुँच गई, इधर से I2 फ्लो होते हुए इधर से फ्लो होते हुए यहाँ पहुँची, तो इधर से I1 इधर से I2। तो इस पॉइंट पर इनकमिंग करंट है I1 एंड I2, तो इन दोनों का सम कर दीजिए, वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो आउटगोइंग करंट हमने I ली है, तो I इजिकल टू होगा I1 प्लस I2। यहाँ भी हमने यही कहा है I इजिकल टू होगा I1 प्लस I2। यहाँ I के 2 पार्ट हुए हैं, यहाँ वो दोनों पार्ट्स ऐड होके I बनी है। क्लियर है। तो फिर हमने इधर I फ्लो होते हुए ही ली है। इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो बताई नहीं है, क्योंकि हम ब्रिज की बैलेंस कंडीशन की यहाँ बात करके चल रहे हैं।
क्लियर है। अब देखिए हम किरचॉफ्स लॉ के बेस पे ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन के लिए ये वाला फॉर्मूला फिर से डेराइव करने जा रहे थे। तो इस वाले लूप में एक बार इस वाले लूप में मैं KVL अप्लाई करता हूँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ। तो वोल्टेज लॉ बोलता है कि आप इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से, इस ब्रिज में किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होकर उस ब्रिज में नहीं, लूप में, उस लूप के किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होकर उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ जाइए और आपके रास्ते में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स आते हैं उनको विद साइन ऐड कर लीजिए। इट मीन्स एल्जेब्रिक सम कर दीजिए और जीरो की पुट कर दीजिए। यही था KVL। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ और क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। ए से स्टार्ट होकर क्लॉकवाइज मूव करते हुए वापस ए पर आ रहा हूँ। तो देखिए ए से पहले चल रहा हूँ मैं बी तक। तो ए से बी तक गया तो पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो आएगा I1P। क्लियर है। तो उस पोटेंशियल ड्रॉप का साइन मैं ले रहा हूँ बाद वाला। देखिए मैं ए से बी की ओर गया तो मेरे रास्ते में बाद में, मेरे पाथ में बाद में नेगेटिव साइन आया। मैं सारे साइन बाद वाले लेके चल रहा हूँ यहाँ। आप सारे साइन या तो पहले वाले लेके चलिए या सारे साइन बाद वाले लेके चलिए। मैं बाद वाले लेके चल रहा हूँ। तो ए से बी की ओर गया तो पोटेंशियल ड्रॉप तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1P होगा। उसका साइन हम लेंगे माइनस। तो माइनस देखिए माइनस I1P किस लूप की बात कर रहा हूँ, ABDA। ए से चले वापस ए पर आ गए तो माइनस I1P। फिर देखिए बी से डी की ओर चलेंगे तो यहाँ इसमें कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रही है तो इस रेजिस्टेंस RG पर पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो होगा तो उसको हमें लेना भी नहीं है, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में है तब तो कुछ नहीं लिया है हमने इसके लिए। फिर वापस डी से हम ए पर पहुँचेंगे। देखिए ABDA तो डी से ए पर पहुँचेंगे। तो डी से ए पर गए तो मेरे पाथ में बाद में साइन आया प्लस। तो इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है I2R उसका साइन मैं लूँगा प्लस। तो I2R पॉजिटिव साइन के साथ लिया तो एल्जेब्रिक सम कर दिया पोटेंशियल ड्रॉप्स का। क्लियर है। इसमें केवल दो ही पोटेंशियल ड्रॉप आएंगे इस वाले लूप में। तो दोनों पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम इजिकल टू जीरो कर दिया अकॉर्डिंग टू KVL। क्लियर है। अब इसको इधर RHS में ले गया हूँ तो ये इधर नेगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। I1P इजिकल टू I2R लिख दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया है। अब फिर से इस वाले लूप में मैं KVL अप्लाई करता हूँ। तो इस वाले लूप में जब KVL अप्लाई करेंगे तो देखिए मैं इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ BCDB। आप चाहे ऐसे भी चल सकते हैं। क्लियर है। क्लॉकवाइज मूव करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, चाहे पोटेंशियल ड्रॉप्स के पहले वाले साइन लेके एल्जेब्रिक सम करिए चाहे बाद वाले साइन लेके एल्जेब्रिक सम करिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक पोटेंशियल ड्रॉप का पहले वाला साइन ले लिया और दूसरे पोटेंशियल ड्रॉप का बाद वाला साइन ले लिया और एल्जेब्रिक सम कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है। इसकी हम बात कर चुके हैं KVL में डिटेल में। तो देखिए मैं इस तरीके से मूव करते हुए KVL अप्लाई कर रहा हूँ बाद वाला साइन लेते हुए। तो इसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप है I1Q, उसका साइन होगा माइनस I1Q। फिर यहाँ C से D जाएंगे तो देखिए पाथ में बाद में साइन आएगा पॉजिटिव। इधर से इधर मूवमेंट की बात हो रही है, बाद में साइन आया पॉजिटिव। पोटेंशियल ड्रॉप है I2S तो I2S जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। फिर डी से बी की ओर मूव करेंगे तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि इस वाली ब्रांच में करंट जीरो है, इसलिए इस रेजिस्टेंस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। क्लियर है। ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो केवल ये इस वाले लूप में केवल दो ही पोटेंशियल ड्रॉप हुए, एक इस पर, उनका एल्जेब्रिक सम करके हमने यहाँ लिख दिया और उसको जीरो के इक्वल कर दिया अकॉर्डिंग टू KVL। क्लियर है। फिर इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये मैंने यहाँ लिख दिया I1Q इजिकल टू I2S। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई, ये इस लूप में KVL से मिली और ये वाली सेकंड इक्वेशन मिली है इस लूप में KVL से। क्लियर है बात। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दीजिए। तो LHS में LHS का डिवाइड कर दिया, RHS में RHS का डिवाइड कर दिया। I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया। तो P/Q इजिकल टू R/S। यही फॉर्मूला हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी मिला था जब हमने ओम्स लॉ को यूज में लेते हुए बैलेंसिंग कंडीशन प्राप्त की थी ब्रिज के लिए। तो भी यही मिला था P/Q इजिकल टू R/S। क्लियर है। अब इसमें अननोन रेजिस्टेंस जो है वो S है तो S को आप इधर ले आइए और इनको इधर ले जाइए तो इसका रेसिप्रोकल होके आ जाएगा। क्लियर है। S इजिकल टू Q/P मल्टीप्लाई बाई R।
इनकी हम बात कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ इस नोट में हमने, तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। हमने दो मेथड्स हैं बैलेंसिंग कंडीशन के लिए फॉर्मूला डेराइव किया है, बैलेंसिंग कंडीशन के लिए फॉर्मूला निकाला है। दो मेथड्स हैं, एक बार ओम्स लॉ के बेस पे, एक बार किरचॉफ्स लॉ के बेस पे। बोर्ड एग्जाम में जिस भी नाम से पूछा जाए, अगर किरचॉफ्स लॉ के बेस पे पूछा जाता है तो ये वाला करना है जो अभी हमने बात की इस वीडियो लेक्चर में, और ओम्स लॉ के बेस पे पूछा जाता है तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने बात की वो बतानी है। और एग्ज़ाम में उतना ही लिखना है हमें जितना पूछा जाए। यहाँ तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, और डिटेल में यहाँ राइटिंग की फॉर्म में भी आपको पूरा दिया है ताकि आप इसको रीड करके भी समझ सकें। बिना वीडियो देखे अगर आप इसको रीड भी करेंगे तो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ इस वाले नोट में हमने ये बताया है कि ब्रिज की जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी कब? जब ये चारों रेजिस्टेंस जो है पी क्यू आर एस है वो सेम ऑर्डर के लिए जाएंगे। अगर ये चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के लिए जाएं तो उस केस में ब्रिज की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी किसे कहेंगे? ब्रिज को हम ज़्यादा एफिशिएंसी का तब बताते हैं जब उसमें जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आर था उस आर की वैल्यू को थोड़ा सा भी हम वेरी करें तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। अगर आर के वैल्यू को थोड़ा सा भी वेरी करने पर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे तो हम बोलेंगे कि इस ब्रिज की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मोर एफिशिएंट है ये ब्रिज। क्लियर है? तो ब्रिज की एफिशिएंसी ज़्यादा रखने के लिए पी क्यू आर एस ये जो चार रेजिस्टेंस है ये सेम ऑर्डर के लिए जाने चाहिए, ये बात हमने यहाँ बता रखी है। पी क्यू आर एंड एस मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ द ब्रिज, याद रखना है। फिर यहाँ हमने बताया, इससे पहले ये वाला नोट देख लीजिए आप, इस वाले नोट की मैंने बात कर ली है। मैंने कहा था कि बैटरी आर्म एंड गैल्वेनोमीटर आर्म को अगर हम इंटरचेंज कर दें, कब? जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में आ गया है और ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में आने के बाद अगर हम इन दोनों आर्म्स को, एक तो बैटरी आर्म जो एसी थी, एक गैल्वेनोमीटर आर्म जो बीडी थी, उन दोनों आर्म्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उस केस में इंटरचेंज करने पर ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ब्रिज पहले भी बैलेंस्ड कंडीशन में था और अब इंटरचेंज करने के बाद भी बैलेंस कंडीशन में ही रहेगा। तो इन दोनों साइड्स को इंटरचेंज करने का ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इन दोनों साइड्स को, BD साइड को एंड AC साइड को, AC साइड में बैटरी कनेक्टेड है, BD साइड में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो इन दोनों साइड्स को हम कंजुगेट आर्म्स भी बोल के चल रहे हैं, कंजुगेट आर्म्स ऑफ द ब्रिज, कॉन्जुगेट्स आर्म ऑफ द ब्रिज भी बोल के चल रहे हैं। क्लियर बात? अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसकी एप्लीकेशन अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने में है। देखिए कुछ डिवाइसेज है जिनमें अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज में लेते हुए कैलकुलेट किया जाता है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कोई डिवाइस नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कई डिवाइसेज जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए यूज में ली जाती है। ऐसी ही एक डिवाइस अपने सिलेबस में भी है और हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब में, फिजिक्स लैब में, वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज में लेते हुए अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें बताती है। एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है ये। और जो डिवाइसेज है वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, कैरी फोस्टर ब्रिज, ये दोनों अपने कोर्स में नहीं है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है मीटर ब्रिज को। मीटर ब्रिज अपने कोर्स में है। क्लियर है? और इसी चैप्टर में हम इसकी बात भी करेंगे, इस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो देखिए मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंड कैरी फोस्टर ब्रिज आर बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज फ्रॉम विच एनी अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड। क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन है, इसमें से एक ही एप्लीकेशन है अपने कोर्स में, मीटर ब्रिज। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक था व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको हमने 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। देखिए
सबसे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, किस यूज में आता है, उसकी बात करी। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की है। देखिए कंस्ट्रक्शन की बात की है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से बना होता है, 4 रेजिस्टेंसेस से ये व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी बात की थी। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स बैलेंस्ड कंडीशन की बात की थी। प्रिंसिपल बताया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, बोर्ड एग्जाम में हमें यहाँ से लिखना होता है, और वो इंट्रोडक्शन की बातें हैं और तो स्टार्टिंग की। तो ये बैलेंस कंडीशन के लिए हमें 2 मेथड देखे हैं। बैलेंस कंडीशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक बार हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किया है, एक बार अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ किया है, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो वो दोनों मेथड हमें आने चाहिए। दोनों मेथड इजी ही है, बहुत इजी है। देखिए ये यूजिंग ओम्स लॉ था, यूजिंग ओम्स लॉ था, और फिर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ये था। क्लियर है? थैंक यू।